हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पीटीसी प्रोसीजर। पीटीसी प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर हमारे पास में तब परफॉर्म किया जाता है जब हमारे पास में जो ईआरसीपी प्रोसीजर हमने पढ़ा है, जब वो प्रोसीजर हमारे पास में विजुअलाइजेशन में फेलियर हो जाता है या ईआरसीपी प्रोसीजर को हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम अपना पीटीसी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और ये जो प्रोसीजर हमारे पास में होता है, ये प्रोसीजर हमारा डायग्नोस्टिक के लिए होता है। तो इसके अंदर पे भी हम अपनी बाइलरी जो हमारे पास में बाइल डक्ट्स होती है, एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस, उसकी ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो पीटीसी की अगर हम बात करें तो पीटीसी की फुल फॉर्म होती है परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलिंजोग्राफी। मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास में कोलिंजोग्राफी, मतलब कि हमारे पास बाइल डक्ट की हम रेडियोग्राफी करने वाले हैं। इसके अंदर पे पैराकुटेनियस की जो हम परकुटेनियस की जो बात कर रहे हैं, वो हमारे पास में क्या है कि हम जो है कंट्रास्ट यहाँ पे डायरेक्टली हिपैटिक डक्ट के अंदर पे इंसर्ट करेंगे एक निडल के थ्रू। मतलब कि हम डायरेक्टली यहाँ पे एक निडल इंसर्ट करेंगे लीवर के अंदर, हिपैटिक डक्ट के अंदर, और उसी से ही हम क्या करने वाले हैं, कंट्रास्ट को इसके अंदर पे देने वाले हैं अपने प्रोसीजर के अंदर पे। यही हमारे पास में इसके इंट्रोडक्शन में है रेडियोलॉजिकल जो पीटीसी प्रोसीजर। इट इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन दैट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बाइलरी सिस्टम। ऑब्वियसली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बाइल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस की स्टडी हो रही है और इसके अंदर पे हम क्या कर रहे हैं, परकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं कंट्रास्ट मीडिया को। और ये हमारे पास में कहाँ पे किसके थ्रू दिया जाएगा, चीबा निडल के थ्रू दिया जाएगा। मतलब कि हमारे पास में एक निडल होगी, उस निडल का नाम क्या होगा, चीबा निडल। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका इंट्रोडक्शन है। अब ये जो प्रोसीजर है हमारे पास में, इस प्रोसीजर को हम कब परफॉर्म कर सकते हैं, इसके इंडिकेशन क्या है, तो इसके इंडिकेशन पे भी बात कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास में हम बाइल डक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो तब हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अंदर पे अब ये बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या तो गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है या फिर मास की वजह से हो सकता है। इन दोनों की वजह से ये हमारे पास में क्या है, हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट के अंदर पे, आपको पता है हमारे पास में ये बाइल डक्ट होती है, उसके बाद इधर सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, ऊपर पे हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो डिवाइड हो जाती है हिपैटिक डक्ट में। एक राइट हिपैटिक डक्ट होती है, एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है। उसके बाद में जो हिपैटिक डक्ट्स होती है इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पास में हम क्या कर रहे हैं, पीटीसी जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो भी हमारा एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस के लिए है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जॉन्डिस है, लेकिन जॉन्डिस के अंदर पे हमें नहीं पता चल रहा है रीजन कि ये जॉन्डिस क्यों हो रहा है। अननोन रीजन हमारा, मतलब जॉन्डिस का हमारे पास में जॉन्डिस क्यों होता है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं पता चल पा रही है। तो उसको देखने के लिए भी पीटीसी प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद में एम्पुलरी स्टेनोसिस। एम्पुलरी स्टेनोसिस का मतलब क्या है, आप सबको पता है कि हमारे पास में जहां पे हमारी बाइल डक्ट ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर, उसे एम्पुला बोला जाता है। तो अगर हमारे उस एम्पुला के अंदर पे स्टेनोसिस, नैरोइंग आ जाती है तो तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में ये हमारे यहाँ पे हीमोफीलिया गलत लिखा हुआ है, ये हमारे पास में होता है हीमोबीलिया। ठीक है, हीमोबिलिया का मतलब होता है कि ये हमारे पास में एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है और हमारे पास में क्या है, हमारी जो डक्ट्स है ये आपस में क्या कर लेती है, कम्युनिकेट कर लेती है, मतलब मिल जाती है, कनेक्शन बन जाता है। मतलब ये एबनॉर्मल कनेक्शन होता है किसे, एक हमारे डक्ट्स और हमारी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ये आपस में कनेक्शन बना लेती है। उस कंडीशन को हीमोबीलिया बोला जाता है। हीमोफीलिया नहीं होगा, हीमोबीलिया होगा, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास स्ट्रक्चर इन बाइल डक्ट्स। बाइल डक्ट के अंदर पे अगर स्ट्रक्चर्स आ जाए, मतलब कि या कॉमन बाइल डक्ट में आए, हिपैटिक डक्ट में, या किसी भी पूरा एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस के अंदर कहीं पे भी स्ट्रक्चर हो जाए, तब भी हम पीटीसी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, ईआरसीपी प्रोसीजर अगर हमारी इमेज को विजुअलाइज करवाने में, मतलब ईआरसीपी प्रोसीजर हमने परफॉर्म कर दिया है, ईआरसीपी प्रोसीजर हमारा हो गया है, लेकिन उसके अंदर पे हमें
कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, जो भी कंप्लीट विजुअलाइजेशन है वो हमें नहीं मिला है, तो उसके बाद भी हम पीटीसी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर अपर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, अपर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन अगर हमारे पास में होगा तो हम ईआरसीपी प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ईआरसीपी प्रोसीजर अगर हमारा परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि अब हम डायरेक्टली क्या करें, इसके अंदर पे पंचर करके अपना कंट्रास्ट डालें, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं जो हमारे पास पीटीसी प्रोसीजर है। तो ये कुछ हमारे इंडिकेशन है जिस इंडिकेशन में हम अपना पीटीसी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम अपना पीटीसी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पास प्लेटलेट्स अगर हमारी 1 लाख से कम होगी, अगर 1 लाख से कम हमारे पास में क्या है, हमारी प्लेटलेट्स है, तो हम पीटीसी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद में बाइलरी ट्रैक्ट सेप्सिस, ये हमारे पास में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ये हमारी बहुत सीवियर कंडीशन होती है इन्फेक्शन की, सबको पता है। तो ये अगर हमारे पास में है तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, पीटीसी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बाइलरी इन्फेक्शन अगर किसी को है तब भी हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी है किससे, कंट्रास्ट मीडिया से, तो तब भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर किसी को सीवियर हार्ट डिजीज है या फिर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी डिजीज है, तब भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसको चेक करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इसके एक्सरे की, तो अभी हम उस पर भी बात कर लेंगे। अगर कोई पेशेंट हमारा है और उसकी जो जर्नल कंडीशन है वो कैसी है, पुअर है, तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो हमने यहाँ पे बात करी है कि जॉन्डिस हमारे पास में एक इंडिकेशन है, लेकिन अगर किसी को जॉन्डिस है और वो एक्सट्रीम लेवल पे है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसे जॉन्डिस हो रखा है, तब उस कंडीशन में भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद असाइटस, अगर हमारे किसी पेशेंट को परफोरेट, मतलब कि हमारे एब्डोमेन के अंदर पे फ्लूइड, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, असाइटस है, तब भी हम ये कंडीशन नहीं कर पाएंगे। रीजन क्यों हमारा प्रोसीजर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली नीडल को क्या करने वाले हैं, पंचर करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमने पेरिटोनियल कैविटी पंचर कर दी तो वहां पे क्या होगा, वो जो हमारा फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर एनीमिक पेशेंट है हमारा, किसी में ब्लड की कमी है पेशेंट के अंदर, तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। या फिर हमारा जो पेशेंट है वो कोऑपरेटिव नहीं है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट हमारे पास में है, तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, कंसेंट फॉर्म लगता है। अगर पेशेंट कंसेंट फॉर्म नहीं दे रहा है तो ये प्रोसीजर हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हम क्या यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं फ्लोरोस्कोपी के अंदर, तो फ्लोरोस्कोपी यूनिट हमारे पास में होनी चाहिए स्पोर्ट फिल्मिंग के साथ। ठीक है, मतलब स्पोर्ट फिल्म डिवाइस इसके अंदर होना चाहिए। और टिल्टिंग टेबल, टिल्टिंग टेबल का क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये हमें क्यों चाहिए होती है, ये इसलिए चाहिए होती है कि अगर हमारे पास में हमने पेशेंट को एक पोजीशन में रखना है और हम उसकी मल्टीपल एंगल से फिल्मिंग कर सके, या हम पेशेंट को बिना स्टैंडिंग पोजीशन में किए हम पेशेंट को हेड डाउन, हेड अप, ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट को ले जा सकते हैं, तो इसलिए हमें टिल्टिंग टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे यूएसजी की भी जरूरत होगी, क्योंकि हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी करेंगे तो अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट भी होगी। फ्लोरोस्कोपी की मशीन की साथ साथ हमें अल्ट्रासाउंड की मशीन की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे पंचर करना है तो हमें एक नीडल की रिक्वायरमेंट होगी, जो है हमारा क्या होगी, चीबा नीडल होगी। इसका क्या नाम होता है, चीबा नीडल। और ये चीबा नीडल हमारे पास में फ्लेक्सिबल 18 to 22 गॉज की होगी, और ये हमारे पास में जो है 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये हमारे स्टेनलेस स्टील की होती है। सारी चीजें हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चीबा नीडल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये नीडल हमारे पास में होती है 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये हमारे पास हम क्या करेंगे, जब बाहर से इसको इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास में डायरेक्टली बाहर से अंदर कहाँ तक जा सकती है, हिपैटिक डक्ट तक आराम से जा सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे बिटाडीन की रिक्वायरमेंट होगी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। कॉटन स्वैब की हमें रिक्वायरमेंट होगी, स्टेराइल ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होगी, फोर्सेप की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, लोकल एनेस्थीसिया
लोकल एनेस्थीसिया हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब पेशेंट को हम चिबा नीडल इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर पे स्किन के अंदर पे जो है एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो लिग्नोकेन 2% हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गाइड वायर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। डायलेटर, मेटेलिक स्टंट, स्टर्नम वहाँ डाल सकते हैं अगर किसी पेशेंट को स्टेनोसिस है। उसके बाद में कैथेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ों की जो है हमें यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पीटीसी प्रोसीजर के अंदर पे क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंट्रास्ट है वो कौन सा कंट्रास्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा। देखो हमारे पास में जो है लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया 15 mg/ml ये हमारा आयोडीन के अंदर होता है। तो ठीक है, उसके बाद में ये हमारा जो है कंट्रास्ट मीडिया, लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आइसोव्यू और अल्ट्राविस कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारा 20 to 60 ml लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 20 to 30 ml, ठीक है। 20 ml to 30 ml कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वैसे इतने ज्यादा कंट्रास्ट हमारा लगता नहीं, लेकिन फिर भी हम 20 to 30 ml कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे सडेशन के लिए मिडाजोलाम एंड एनाल्जेसिक जो लिग्नोकेन हम यहाँ यूज कर रहे हैं 3% हम पेशेंट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 2% भी यूज कर सकते हैं, 3% भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सडेशन के लिए है। अगर हमारा पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट अगर हमारा कोऑपरेटिव नहीं है, पेशेंट हमारे पास में जो है कॉन्शियस नहीं है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास में हमने क्या करना है, कंट्रास्ट देना है। कंट्रास्ट कहाँ देना है, हमने जो स्किन पे देना है, ठीक है, वो अलग है। लेकिन एक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम यहाँ पे कंट्रास्ट दे जो है सडेशन के लिए भी एनेस्थीसिया पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट है जो हमें प्रोसीजर से पहले रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारी जो है रिव्यू की जाती है बाय द रेडियोलॉजिस्ट। उसके अंदर पे हमारे पास में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारी होनी चाहिए, एब्डोमिनल एक्सरे हमारे पास में होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का हम पीटीसी प्रोसीजर कर रहे हैं, एब्डोमेन का एक्सरे हमारे पास होना चाहिए। रीजन जैसे मैंने आपको बताया, असाइटिस अगर हमारे पास में होगा तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को असाइटिस है, तो एक्सरे में देख के ही हमें यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद में ब्लड यूरिया की रिपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। सीरम क्रेटिनिन, ब्लड सीरम क्रेटिनिन की रिपोर्ट हमें चाहिए। कंट्रास्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। चेस्ट की रिपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि हार्ट डिजीज और हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में हमें आप पता चलेगा। अगर किसी की प्रीवियस कोलिंजोग्राफी हुई है या ईआरसीपी हुआ है या फिर आईवीसी हुआ है, हमने पेशेंट का अगर ईआरसीपी हुआ है, आईवीसी पेशेंट का हुआ है, ओसीजी अगर पेशेंट का हुआ है, तो इसके अंदर पे अगर कोई भी रिपोर्ट पेशेंट के पास में है तो वो रिपोर्ट हमें क्या करेगा, सबमिट करेगा। उसके बाद में हम अल्ट्रासाउंडग्राफी हमने करी है, अगर यूएसजी किसी का किया है, सीटी स्कैन अगर किसी का हुआ है या एमआरआई हुआ है, ठीक है, तो हमें चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये हमें करवानी पड़ेगी। अगर किसी का हुआ है तो वो हमें सबमिट करेगा, अगर नहीं हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में लीवर फंक्शन टेस्ट इज मैंडेटरी। हम पीटीसी प्रोसीजर करवाने से पहले एलएफटी पेशेंट का करवाते हैं। उसके बाद में ब्लड शुगर रिपोर्ट भी हमें रिक्वायर्ड है, ब्लड शुगर रिपोर्ट्स भी हमें चाहिए। या फिर हमारे पास में जो है टोटल सीबीसी, जो हमारा आपको पता है ना, हमारे पास में एक जो है ब्लड टेस्ट होता है सीबीसी जिसको कहते हैं, वो सीबीसी हमें यहाँ पे चाहिए, जिसके अंदर पे हमें क्या पता चल जाता है, टोटल ब्लड काउंट पता चल जाता है। और हमारे पास में ब्लीडिंग फैक्टर्स भी हमें पता चल जाता है, क्लोटिंग फैक्टर जो हमारे पास में है ना, वो भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है हमें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद में अगर कोई पेशेंट की प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी पेशेंट बताएगा, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, पेशेंट मेडिकेशंस खाता हुआ रहता है। तो हमारे पास में अगर पेशेंट को कोई ऐसी मेडिकेशन पेशेंट खा, जैसे टीबी की पेशेंट मेडिकेशन खा रहा है, मेटफॉर्मिन पेशेंट खा रहा है, तो हमारे पास में क्या है, अगर पेशेंट हमें बता देगा तो उसी तरीके से हम पेशेंट को प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर पेशेंट नहीं खा रहा है तो फिर हम क्या है, अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस मेडिकेशंस अगर पेशेंट कोई खा रहा है तो उसके बारे में भी हम बता दें। ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट को अगर है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है रेडियोलॉजिस्ट क्या कर लेगा, रिव्यू कर लेगा। तो ये हमारी कुछ प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन है जो रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसीजर करने से पहले आपको ये सारी चीजें चेक कर लेनी है फॉर हिस्ट्री,
ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में कि हमने सारी चीज़ें कर ली है, अब हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सिंपल थिंग है, हम पेशेंट को लो रेजिडुअल डाइट के लिए बोलेंगे कि 2 दिन पेशेंट क्या करेगा, लो डाइट खाएगा, रेजिडुअल डाइट खाएगा, और पेशेंट जो पानी पिएगा वो भी क्लियर लिक्विड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में पेशेंट को हम क्या कर देंगे, इसके लिए एडवाइस कर देंगे। उसके बाद में पेशेंट का जब हम प्रोसीजर करेंगे तो 6 to 8 आवर हमें पेशेंट कैसा चाहिए, फास्टिंग पे चाहिए, NPO चाहिए, नील पर ओरल चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पेशेंट इतना क्या चाहिए, NPO चाहिए, फास्टिंग पे चाहिए। उसके बाद में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि उसका जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स है वो अपने घर पे क्या करके आए, रिमूव करके आए, क्योंकि अगर पेशेंट ने मेटेलिक ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी पे रखा तो वो आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद में हम पेशेंट को यहाँ पे और बोल देंगे, अगर पेशेंट कोई भी मेडिकेशंस खा रहा है, एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस को पेशेंट खा रहा है, तो उसको क्या कर दे, 2 दिन से ना खाए, उसको छोड़ दे, ठीक है। अगर कोई मेडिकेशंस अगर नहीं खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस खा रहा है तो पेशेंट उसे 2 दिन से क्या कर दे, बंद कर दे, 2 दिन उसको ना खाए प्रोसीजर के। जिस दिन हम उसको रेजिडुअल डाइट के लिए बोलेंगे उसी दिन से हम उसका एंटीकोगुलेटिंग मेडिकेशंस को रुकवा देंगे, हम उसे खाने से मना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में हमने पेशेंट को प्रिपेयर कर दिया। पेशेंट को प्रिपेयर करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने प्रोसीजर को। तो प्रोसीजर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमने इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इक्विपमेंट, उसके बाद में प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशंस, और फिर हमारा जो है पेशेंट की प्रिपरेशन, इन सब चीज़ों पे हमने बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो PTC प्रोसीजर है उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।